एक करोड़पति सेठ जिनका नाम है धनीराम एक शहर के अंदर रहा करते हैं और जिस बंगले के अंदर वो रह रहे थे उसी बंगले के बाहर एक दिन शाम को खड़े हुए थे। शाम का समय था, बारिश का मौसम था और उसी समय एक बुजुर्ग व्यक्ति अपने सर पे एक गठरी लिए, हाथ में उनके एक डंडा था जिसके सहारे से वो चल रहे थे और टहलते टहलते सीधा सेठ जी के पास पहुंच जाते हैं। वहां जाने के बाद शाम तो हो ही गई थी, तो वे सेठ जी से पूछते हैं कि सेठ जी, अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो आपके बंगले के बाहर मैं एक रात बिता सकता हूं, क्योंकि शाम का समय हो गया है और बारिश भी होने वाली है। शायद हो सकता है मैं अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाऊंगा और इसी वजह से मैं आपके यहाँ पर रात बिताना चाहता हूं। अब इस बात को सुनने के बाद सेठ जी पहले तो थोड़ा सा सोच विचार करते हैं और उसके बाद उस बुजुर्ग व्यक्ति से वहां पर रात बिताने के लिए मना कर देते हैं। इसके बाद वह बुजुर्ग व्यक्ति दोबारा से आग्रह करता है, कहता है कि सेठ जी कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास रात बिताने के लिए ओढ़ने के लिए चादर है और बिछाने के लिए बिस्तर है, तो मैं आपको किसी भी बात की कोई भी तकलीफ नहीं दूंगा और वैसे भी मैं खाना खाकर आया हूं, आपको कोई भी परेशानी मुझसे नहीं होगी। लेकिन तभी सेठ उससे फिर से एक बार मना कर देते हैं, कहते हैं कि नहीं, तुम यहाँ पर रात नहीं बिता सकते। अगर हम तुम्हें यहाँ पर रात बिताने देंगे तो तुम्हारे लिए एक व्यक्ति स्पेशल से हमें रखना पड़ेगा। उसके बाद वह बुजुर्ग व्यक्ति कहता है कि ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं तो आराम से अपनी रात बिताऊंगा और उसके बाद यहाँ से चला जाऊंगा। लेकिन तभी सेठ जी कहते हैं कि अगर रात में तुमने कुछ उल्टा सीधा कर दिया या फिर तुम चोर निकले तो मैं क्या करूंगा। अब इस बात को सुनते ही जो बुजुर्ग व्यक्ति है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह बहुत कुछ सोचने लगता है और हाथ जोड़कर वहां से सेठ के सामने से चला जाता है। उसके बाद सेठ अपने घर में घुस जाता है और उस रात बहुत ही तेज आंधी तूफान आया था, साथ में बारिश भी थी। अब ऐसे ही करके कुछ दिन और बीत जाते हैं। जो सेठ जी थे उनका बहुत बड़ा कारोबार था, लेकिन उनको किसी भी व्यक्ति पर विश्वास नहीं हुआ करता था। यानी कि उनके पास पैसा तो बहुत था लेकिन इंसानियत नाम की चीज उनके अंदर बिल्कुल भी नहीं थी। वह कहीं भी किसी भी काम पर जाया करते तो अपने आप अकेले ही जाया करते, क्योंकि उन्हें डर रहता था कि मेरे पास बहुत सारा पैसा है, अगर मैं किसी को अपने साथ ले जाऊंगा तो मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए। इसी वजह से वो कहीं भी जाया करते तो अकेले ही उस काम को करने के लिए अपनी कार को ड्राइव कर कर चला जाया करते। ऐसे एक दिन उन्हें काम के लिए दूसरे शहर जाना था और उस दूसरे शहर तक जाने के लिए उन्हें एक घना जंगल पार करना था। अब शाम के समय वो अपने घर से अपनी कार में बैठकर निकलते हैं और धीरे धीरे चलते हुए उस जंगल के बीचों बीच पहुंच जाते हैं। रात का समय हो गया था और रात के समय आंधी तूफान के साथ बारिश भी आ गई थी, लेकिन सेठ जी कार के अंदर थे तो वो सोच रहे थे कि कोई नहीं, मैं ऐसे ही इस जंगल को पार कर लूंगा। धीरे धीरे अपनी कार को लेकर बारिश आंधी तूफान में चल रहे थे, तभी अचानक से उनकी कार बीच जंगल में एकदम से बंद पड़ जाती है। अब जैसे उनकी कार बंद हुई थी तो वे चारों तरफ देखते हैं, उस रास्ते से कोई भी सवारी निकल नहीं रही थी, केवल सेठ जी की कार ही वहां पर खड़ी हुई थी। अब वे चारों तरफ देखते हैं कि घना जंगल है और यहाँ पे उनकी सहायता करने वाला कोई भी नहीं है। लेकिन तभी वो अपना फोन निकालते हैं और फोन के अंदर जैसे नेटवर्क देखते हैं तो फोन के अंदर नेटवर्क भी नहीं था। अब वो बुरी तरह से फंस गए थे, चारों तरफ घना जंगल था, आंधी तूफान था और कोई भी व्यक्ति उनको वहां पर दिखाई नहीं देता है। थोड़ी देर तक वो इंतजार करते हैं कि हो सकता है कोई व्यक्ति इस जंगल से पार होता हुआ मुझे दिखाई दे और उससे मैं मदद मांग लूं, लेकिन वहां पर आधे घंटे तक खड़े रहने के बाद भी उसे कोई भी नहीं दिखाई देता है। सेठ जी की गाड़ी की लाइटें जली हुई थी तो सामने से एक लड़का उन्हें आता हुआ दिखाई देता है, जिसके साथ एक साइकिल थी और वो साइकिल से उतरकर बारिश के समय में ऐसे ही चल रहा था। क्योंकि बारिश ज्यादा तेज थी तो इसी वजह से वो साइकिल को चला नहीं पा रहा था। वो पैदल पैदल अपनी साइकिल को पकड़ के उनकी तरफ आ रहा था। अब जैसे सेठ जी उस व्यक्ति को देखते हैं तो एकदम से उन्हें उम्मीद की किरण दिखाई देती है, लेकिन फिर वो अचानक से सोचते हैं कि कहीं ये चोर और लुटेरा ना हो, मेरे सारे सामान को लूट ले और मुझे कुछ हानि पहुंचा दे, क्योंकि उनके दिमाग में इस तरह की बातें हर टाइम चला करती थी। अब इसके बाद धीरे धीरे वह व्यक्ति सेठ जी की कार की तरफ बढ़ता है और आते हुए एकदम से उनकी कार के पास पहुंच जाता है। वहां आने के बाद वह कार का शीशा खटखटाता है। अब सेठ जी डरते हुए हिम्मत करते हैं और उस कार के शीशे को खोल देते हैं। तभी वह लड़का जो साइकिल से आ रहा था वह उनसे पूछता है कि क्या आपको कोई मदद चाहिए? अगर आपको कोई मदद चाहिए तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं। इसके बाद जो सेठ जी है वो डरते हुए उनसे कहते हैं कि मैं यहां से जा रहा था और मेरी गाड़ी अचानक से खराब हो गई और उसके बाद ये स्टार्ट ही नहीं हो रही है। अब इस बात को सुनने के बाद वह लड़का जो वहां पर खड़ा हुआ था वह कहता है कि सेठ जी अभी तो इस टाइम पर तो कोई मैकेनिक मिलना भी मुश्किल है, आप ऐसा कीजिए, पास में ही मेरा घर है, मेरे साथ चलकर वहां पर आराम कीजिए और सुबह सुबह मैं आपकी गाड़ी को ठीक करवा के आपको यहां से रवाना कर दूंगा। अब इस बात को सुनने के बाद सेठ जी को डर तो बहुत लगता है, लेकिन काफी देर से वो वेट कर रहे थे और यहाँ पर उन्हें कोई भी दिखाई नहीं देता है, तो इसी वजह से वह उस लड़के के साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद सेठ जी अपनी गाड़ी से उतरते हैं, गाड़ी को लॉक करते हैं और उस लड़के के पीछे पीछे जंगल के अंदर एक पगडंडी बनी हुई थी, उस पगडंडी पे जाने
जाने लगते हैं। अब वे जा तो रहे थे जंगल के अंदर, लेकिन उन्हें काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था कि कहीं उसके साथ कोई गलत ना हो जाए। धीरे धीरे डरे सहमे से वो उनके पीछे पीछे चल रहे थे। बारिश और तूफान की वजह से वो पूरी तरह से भीग जाते हैं और लगभग 500 मीटर घने जंगल के अंदर सफर तय करने के बाद उस लड़के का घर आ जाता है। उस लड़के का घर बहुत ही साधारण था, 3-4 झोपड़ियां पड़ी हुई थी और उन्हीं के अंदर वो लोग रहा करते थे। 2 बकरियां बाहर बंधी हुई थी। अब जैसे ही सेठ जी उस लड़के की झोपड़ी को देखता है तो उसके सांस में सांस आती है और वो सोचता है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कम से कम इसका घर तो आ गया है। अब इसके घर पे रात बिता लूंगा और सुबह सुबह अपनी गाड़ी को ठीक करवा के यहाँ से चला जाऊंगा। उसके बाद वह सेठ जी उस लड़के के साथ साथ उसके घर में पहुंच जाते हैं। वहां जाने के बाद वह लड़का उस सेठ जी को घर के अंदर ले जाता है और अंदर से एक कपड़ा लाता है उनके शरीर को पोंछने के लिए, क्योंकि वो पूरी तरह से गीले हो गए थे। उसके बाद वह उस कपड़े से अपने शरीर को पोंछते हैं ताकि उन्हें ठंड न लग सके और वह लड़का उनके लिए कुछ कपड़े अंदर से लेकर आता है। अब जैसे ही सेठ जी उन कपड़ों को देखते हैं तो एकदम से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो कपड़े सेठ जी के पहनने लायक नहीं थे, वो काफी गंदे प्रतीत हो रहे थे। तो सेठ जी की ईर्ष्या उनके सामने आ जाती है और वह उन कपड़ों को पहनने से मना कर देते हैं। कहते हैं कि कोई बात नहीं, यही कपड़े थोड़ी देर में सूख जाएंगे और उसके बाद मैं इन्हीं से अपनी रात को यहाँ पे बिता लूंगा। उसके बाद वह लड़का सेठ जी के लिए उसी झोपड़ी के अंदर एक बिस्तर लगाता है और उनसे आराम करने के लिए बोल देता है। अब सेठ जी उस बिस्तर पर आराम करने के लिए लेट जाते हैं। वह लड़का बाहर जाता है और बाहर जाकर जहां पर उसके माता पिता थे जिस झोपड़ी में, उस झोपड़ी में से एक दूध का कटोरा भरकर उस सेठ के लिए लाता है और सेठ जी को उसको पीने के लिए देने लगता है। सेठ जी कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन तभी वह लड़का कहता है कि आप हमारे अतिथि हो और अतिथि का सम्मान करना हमारे बुजुर्गों ने हमें अच्छी तरह से सिखाया है। आपको ये दूध पीना ही पड़ेगा और यही दूध है हमारे पास, और कोई खाने पीने की वस्तु ऐसी अच्छी नहीं है जिसको हम आपको खिला सकें, क्योंकि हमारे यहाँ पर दूध को ही सबसे अच्छा भोजन माना जाता है। और अगर आप इस दूध को पी लोगे तो हम लोग अपने आप को धन्य समझेंगे कि हमारे घर पे जो अतिथि आया है हम उसका सत्कार करने में कामयाब हो गए। अब इस बात को सुनकर सेठ जी को बड़ा ही आश्चर्य होता है, क्योंकि यह मतलबी जमाना है और मतलबी जमाने में ऐसा इंसान मिलना बड़ा ही मुश्किल है जिसकी ना कोई जान ना पहचान, और उसके बाद भी वो उसे अतिथियों की तरह घर के अंदर बैठाकर खिला रहा था। उसके बाद वे सेठ जी दूध के कटोरे को लेते हैं और उसको पीने लगते हैं। उस कटोरे के अंदर 1 लीटर दूध था और बाहर जब वह आया था तो उसने बाहर बकरियां भी बंधी हुई देखी थी। तो वह पूछता है कि बकरी कितना दूध देती है? तो वह लड़का कहता है कि सेठ जी इतना ही दूध देती है जितना आपके सामने है। तो सेठ जी पूछता है कि ये बताओ तुमने अपने लिए दूध नहीं रखा? तो वह कहता है कि मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि आज घर पर मेहमान आया है तो उसकी सेवा में ये पूरा दूध जाना चाहिए। हम लोग तो रोज दूध पीते हैं लेकिन वो हमारे घर पे रोज नहीं आएंगे। अब इस बात को जैसे सेठ जी सुनता है तो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उन लोगों ने अपने घर का पूरा दूध उस सेठ जी को पीने के लिए दे दिया था। धीरे धीरे तूफान थम गया था और रात काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, तो सेठ जी को उस बिस्तर पर नींद आ जाती है और सेठ जी वहाँ पर सो जाते हैं। अब जैसे सेठ जी को नींद आई थी तो उसके बाद वह लड़का अपने बिस्तर को छोड़ता है और अपने घर के अंदर से अपनी साइकिल लेकर जंगल की तरफ चला जाता है। धीरे धीरे सुबह होती है। सुबह जैसे सेठ जी की आंख खुलती है तो वह उस लड़के को वहां पर नहीं पाता है, लेकिन जैसे ही वो उस कुटिया से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो सामने से वह लड़का साइकिल लेकर वापस आता हुआ उसे दिखाई देता है। तो एकदम सेठ जी उससे पूछ लेता कि भाई इतनी सुबह सुबह तुम कहाँ गए थे? तो वह कहता है कि सेठ जी आपकी गाड़ी खराब हो गई थी ना, तो हमारे अतिथि की जो गाड़ी खराब हुई थी उसको ठीक करवाने के लिए मैं आधी रात से ही यहाँ से निकल गया था और मैकेनिक को लाकर आपकी गाड़ी को ठीक करवाकर वापस से मैकेनिक को वहीं पर छोड़ कर आया हूँ। अब उसके बाद सेठ जी उस चाबी को देखने लगते हैं, लेकिन सोते समय सेठ जी ने उस चाबी अपने सिराने से रख दी थी और उस चाबी को लेकर वो लड़का उनकी गाड़ी को ठीक करवा चुका था। अब इस बात को देखकर सेठ जी और भी ज्यादा आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि वैसे भी इनके पास रहने के लिए अच्छा सा घर भी नहीं है और इसके बाद भी इनके अंदर इंसानियत फूट फूट कर भरी हुई है। अब इसके बाद सेठ जी उस लड़के से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है और एकदम से उससे कहने लगता है कि तुम्हारे अंदर इंसानियत फूट फूट कर भरी हुई है। लेकिन तभी वह लड़का कहता है कि कहां साहब हमारे अंदर इंसानियत है, हम तो इंसानियत को अच्छी तरह से अपना भी नहीं पाए, हमें जंगल के अंदर रहना पड़ता है और यहीं पर रहकर अपना गुजारा करना पड़ता है। तो वह सेठ उससे पूछता है कि ये बताओ तुम गुजारा करने के लिए करते क्या हो? तो वो बताता है कि हमारे पास ये 2 बकरियां हैं, इन बकरियों का दूध निकालकर हम खाना पीना बना लेते हैं, बाकी जीवनचर्या को चलाने के लिए थोड़े बहुत पैसे चाहिए होते हैं। तो जंगल के अंदर से मेरे बाबा अच्छी तरह से जड़ी बूटियों को जानते हैं, तो उन जड़ी बूटियों को लाकर इकट्ठा करके बाजार में बेच देते हैं और इतना पैसा हमें मिल जाता है जो हमारे घर का गुजारा अच्छी तरह से हो जाता है। उसके बाद वो सेठ जी उससे कहने लगते हैं कि मैं आपके पिताजी से मिलना चाहता हूँ। तो वह लड़का सेठ से कहता है कि ठीक है, मैं अभी जाता हूँ, पिताजी को बाहर लेकर आता हूँ और आपसे मिलाता हूँ।
वह अपने पिता के पास जाता है। पिता अभी बिस्तर पर ही लेटा हुआ था, तो वहां जाकर वह लड़का अपने पिता से कहने लगता है कि जो मेहमान आए हुए हैं वो आपसे मिलने की कह रहे हैं। लेकिन तभी उसका पिता मना कर देता है, कह दो कि पिताजी बहुत ज़्यादा बीमार हैं और आपसे मिलना नहीं चाहते। इसके बाद वह लड़का कहता है कि पिताजी आप ऐसा क्यों कर रहे हो? तो वह कहता है कि बेटा इसमें भी मेहमान का सत्कार ही छुपा हुआ है, इसी वजह से मैं ऐसा कर रहा हूँ। अगर मैं उनके सामने चला गया तो जो भी सत्कार तुमने अब तक उसका किया है वो सारा का सारा व्यर्थ हो जाएगा। इसके बाद वह लड़का दोबारा से उन सेठ जी के सामने जाता है और कहता है कि पिताजी की तबीयत खराब है और वो आपसे मिलने के लिए नहीं आ सकते। आप ऐसा करो, मैं आपको आपकी गाड़ी तक छोड़ आता हूँ और आप अपने घर चले जाओ। उसके बाद वह सेठ उसके पिता को देखने के लिए व्याकुल हो जाता है और एकदम से उसी झोपड़ी के अंदर घुस जाता है। सामने जाकर जैसे वो बुजुर्ग व्यक्ति को देखता है जो बिस्तर पर लेटा हुआ था, तो उसकी आंखें फटी के फटी रह जाती हैं। दोस्तों, वह बुजुर्ग व्यक्ति और कोई नहीं, वही व्यक्ति था जिसने कुछ दिन पहले सेठ के घर के सामने रुकने की गुहार लगाई थी, लेकिन सेठ ने उससे मना कर दिया था, उसे चोर समझकर, उसे बेईमान व्यक्ति समझकर। अब इसके बाद वह बुजुर्ग व्यक्ति सेठ जी के सामने हाथ जोड़ लेता है और कहता है कि सेठ जी मुझे माफ करना, मैं नहीं चाहता था कि आपको पता चले कि ये घर मेरा ही है जिस घर में आपने रात बिताई है, क्योंकि इस बात से जो भी सत्कार हमने आपका किया है वो व्यर्थ हो जाएगा, इसी वजह से मैं आपसे मिलना नहीं चाहता था। अब इसके बाद सेठ जी फूट फूट कर रोने लगते हैं और एकदम से बुजुर्ग व्यक्ति के पैरों को पकड़ लेते हैं। अब इतनी ही देर में बुजुर्ग व्यक्ति का लड़का भी आ गया था और जो बुजुर्ग व्यक्ति था वो भी बिस्तर के ऊपर बैठ गया था। वह सेठ जी से कहता है कि सेठ जी आप ऐसा मत करिए, अगर आप ऐसा करोगे तो हमारा जो भी सत्कार हमने आपका किया है वो व्यर्थ चला जाएगा। अब जो उस बुजुर्ग व्यक्ति का लड़का था वह सब कुछ देख रहा था और देखते हुए एकदम से उस सेठ जी से पूछने लगता है कि सेठ जी ऐसा क्या हो गया जो आप इस तरह से विलाप कर रहे हो? तो सेठ जी उसको पूरी कहानी बताता है, कहता है कि तुम्हारे पिता ऐसे ऐसे मेरे पास गए थे और उन्होंने एक रात मेरे बंगले के सामने रुकने की मुझसे पूछी थी, लेकिन मैं उस समय पे इनको चोर समझ बैठा और इनसे वहां रुकने के लिए मना कर दिया। अब इस बात को सुनकर उस लड़के को गुस्सा तो आता है, लेकिन फिलहाल वो सेठ जी उनके घर पर मेहमान थे तो वो उससे कुछ नहीं कहते हैं। इधर जो बुजुर्ग व्यक्ति था वो भी उनसे कहता है कि कोई बात नहीं भाई, जो तुमसे हुआ वो तुम्हारी नादानी थी और हम लोग ऐसा नहीं कर सकते थे। जब तुम शाम को इस घर के अंदर आ रहे थे तो उसी समय मैंने तुम्हें देख लिया था और मैंने फैसला किया था कि मैं तुमको अपनी शक्ल बिल्कुल भी नहीं दिखाऊंगा। ऐसा होने से तुमको बड़ा ही दुख होगा, लेकिन फिर भी तुम मेरे सामने आ गए तो हमें माफ करना अगर हमारे सत्कार में कोई कमी रह गई हो तो। ऐसा कहकर उस बुजुर्ग व्यक्ति ने उस सेठ को और भी ज्यादा शर्मिंदा कर दिया था। इसके बाद जो बुजुर्ग व्यक्ति का लड़का था वह उस सेठ को अपने साथ ले जाता है और बाय इज्जत उस कार के अंदर बैठा देता है। गाड़ी स्टार्ट हो गई थी और कह देता है कि सेठ जी अब आप जा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब सेठ जी वहां से चला तो जाता है, लेकिन उनके दिमाग में वो बातें घूम रही थी जो उसके साथ पिछली रात घटी थी। वहां पर अपने काम को करने के बाद वह वापस से अपने घर आ जाता है और घर आकर जब यह बात वह अपने परिवार को बताता है और परिवार जब इस पूरी कहानी को सुनता है तो उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वो लोग भी फूट फूट कर रोने लगते हैं और कहते हैं कि आपने उस बुजुर्ग व्यक्ति के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया था। इसके बाद उस सेठ का हृदय परिवर्तन हो जाता है और वह सेठ अब गरीबों की मदद किया करता है, लाचारों का सहारा बना करता है। और इसी तरह से एक दिन वह अपने परिवार को लेकर दोबारा से उस गरीब की कुटिया पर पहुंच जाता है। उसके बाद वह सेठ उस बुजुर्ग व्यक्ति के सामने हाथ जोड़ता और कहता है कि बाबा अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूं। अगर आप चाहो तो मैं आपके लिए यहीं पर जहां पर आपकी झोपड़ी है यहाँ पर एक अच्छा सा मकान बनाना चाहता हूँ। इसके बाद वह बुजुर्ग व्यक्ति उससे मना कर देते हैं, कहते हैं कि नहीं भाई, जो कुछ हमारा है उसी को हमारे पास रहने दीजिए, ये हमने मेहनत से बनाया है तो इसके अंदर रहने में हमें सुकून मिलता है। अगर आपके बने हुए घर में हम रहेंगे तो हमें लगेगा कि हमें एक रात की कीमत मिली है और उसी की वजह से आज हमें अच्छा घर रहने को नसीब हुआ है। इसके बाद वह सेठ जी उससे कहता है कि आप ऐसा कीजिए तो अपने बेटे को मेरे साथ भेज दीजिए, मैं इसको एक अच्छी सी नौकरी लगा दूंगा और उससे अच्छी खासी आमदनी हो जाएगी और आपका लड़का अपनी मेहनत से उस घर को अच्छी तरह से बना लेगा। इसके बाद वह बुजुर्ग व्यक्ति थोड़ा सा सोच विचार करता है और उस सेठ जी से अपने लड़के को उसके साथ भेजने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद सेठ जी उस लड़के को अपने साथ ले जाता है और वहां जाकर शहर के अंदर अपने कारोबार को समझाने लगता है और धीरे धीरे करके वह लड़का उसके कारोबार को अच्छी तरह से समझ लेता है। और इसके बाद जो सेठ है वो उस लड़के को अपने साथ ही रखा करता और कहीं भी जब वो जाया करता तो उस लड़के को अपने साथ ही ले जाया करता। बीच बीच में वो कभी कभी उनके माता पिता के पास भी आया करता और धीरे धीरे करके उस लड़के ने शहर के अंदर ही एक घर ले लिया था और उसी घर के अंदर अपने माता पिता को रखने लगता है। सेठ के व्यापार को भी अच्छी तरह से चला रहा था और साथ में अपने माता पिता की भी सेवा कर रहा था। तो दोस्तों ये थी कहानी जहां पर एक सेठ ने बुजुर्ग व्यक्ति को एक चोर समझकर अपने घर से भगा दिया था, लेकिन उसी बुजुर्ग व्यक्ति ने उस सेठ को इतना सत्कार दिया कि शायद कोई नहीं कर पाता। आप क्या कहना चाहते हो उस सेठ के बारे में, क्या कहना
चाहते हो बुजुर्ग व्यक्ति के बारे में, आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। कहानी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।